Assalamualaikum and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और आप सब मुझे कहते हैं सुहाफजल और इस प्रोग्राम को आप कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा है कि हम तो बिल्कुल तैयारी कर चुके थे ईद की, यानी आज वर्किंग डे जो है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था चांद रात की। तो मुझे लगता है कि 90% लोग अपनी चांद रात मना चुके थे और मैंने कल अनाउंस भी कर दिया था कि हरमीत पाजी तो वापस जा चुके हैं क्योंकि ईद की छुट्टियां हो गई हैं। और बहुत सारे लोग आज के दिन को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? बिकॉज हमें लगा था कि आज तो फाइनली ईद हो जाएगी, बिकॉज हमने पहला रोज़ा सऊदी अरब के साथ रखा था तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जिन्होंने आधी चांद रात मना ली, अब आधी चांद रात आज मना ली क्योंकि कल की ईद कन्फर्म्ड हो गई है रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से। तो कल हम मनाएंगे इंशाल्लाह ईद। कल का प्रोग्राम भी आपके साथ लाइव करेंगे और आपके साथ ईद के सारे रंग सेलिब्रेट करेंगे, जिसके लिए हरमीत पाजी लाहौर आएंगे। लेकिन अभी तो हमें इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, तो चलते हैं हम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। फरमाया सुहा, अगर हम देखें तो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे वो मलेशिया में बैठे हैं, तुर्की में या सऊदी अरब में, दीगर ममालिक में जितने भी हमारे परदेसी भाई हैं जो पाकिस्तान से गए हुए हैं, और वैसे भी तमाम तर मुसलमानों को जहाँ जहाँ ईद हो रही है उनको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद है। और आपने दोस्त फरमाया कि मैं अगर यहाँ की बात करूँ, इस्लामाबाद की बात करूँ, तो इस्लामाबाद को वैसे भी मुसाफिरों का शहर कहा जाता है। और मुसाफिरों के शहर में जब मैं सुबह आ रहा था अपने ऑफिस की ओर तो सारी सारी सड़कें खाली, शॉप्स, तमाम तरह दुकानें जो है वो बंद और हु का आलम था। और आप ये समझे कि भैया अब कल का जो दिन है वो इंतहाई यहाँ पे घुटन का ही दिन होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ जानवर, कुछ चिड़ियाँ, परिंदे जो उनको एक आज़ादी मिल जाती है और वो फिर सड़कों पे आपको तरह तरह के जानवर भी नज़र आते हैं, लेकिन इंसान आपको बिल्कुल नज़र नहीं आते। लेकिन ये सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद की। और अड्डों की बात की जाए तो जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि कल भी आपने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी देखी होंगी और हमने जो रिपोर्ट्स और जहाँ पर देखा है हमने, तो तमाम तर जितने भी बड़ी बड़ी बसें हैं जो मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाती हैं, तो इस बार तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है उनको घाटा मिला है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो टिकटें इतनी ज़्यादा महंगी हैं, क्योंकि जो टिकट्स आपको नॉर्मल डे में मिल जाती थी 1500-1600 रुपए की, आज वो 2600 की मिल रही है। और ईद के दिन आते हैं तो फिर और ज़्यादा महंगी। तो ये भी वजूहात है। लोगों की कोशिश थी इससे पहले कि वो ट्रेन की जहाँ जहाँ ट्रेन का गुजरान है और जिन जिन शहर में ट्रेनें जाती हैं, तो लोगों ने उसकी टिकटें पहले से बुक कराई थी। लेकिन इस वक्त शहर इस्लामाबाद कायद की मैं बात करूँ तो इनसे वाकई में सुनसान है और लोग अपनों के संगीत मनाने के लिए अपने अपने शहर, अपने अपने गाँव। और आपको पता है हरमीत, वी ऑफिशियली एंटर आवरसेल्फ इन दैट एरा जिसमें हम हर चीज़ पे कहते हैं ईद के बाद देखेंगे, ईद के बाद देखेंगे। मतलब अगर हम अपनी सियासी सूरत हाल की बात करें तो 27 अप्रैल तक समाअत मुलतवी की गई। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कल एक और हम समाअत की और सारे के सारे सूबों में और पूरे मुल्क में इंतखाबात एक तारीख पर करने के लिए जो भी दरख्वास्तें जमा कराई गई थी, उन दरख्वास्तों पर अब क्या कहा गया कि तमाम सियासी जमातों के जो लीडरान है या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो आए, इस पर बात करें। निगोसिएशन की भी बात की जा रही है और शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका भी इस हवाले से कहना है कि हमारे दो नुक्ता नज़र हैं और हमारी जो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक, अगर हम आइन के एतबार से देखें तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो इस पर बात की जा सकती है। तो अब ये कहा जा सकता है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी PTI की जानिब से दिखाई जा रही है। लेकिन ऑल दो आपको पता है ईद आ गई है बीच में, और ईद के बाद अब ये समाज जो है वो 27 अप्रैल तक मुलतवी की गई है। ईद के बाद इसको परस्यू किया जाएगा और प्रोसीडिंग सारी चीज़ों की ईद के बाद होगी। लेकिन अभी भाई ईद की तैयारी कर लेते हैं, थोड़ी सी ईद की बातें शतें कर लेते हैं। अभी हरमीत पाजी तो इस्लामाबाद है, तो ये हु का आलम जो आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में, दस्ती लाहौर आ जाए क्योंकि हमने कल करनी है ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन में हम आपके साथ होंगे और ईद के सारे रंग जो गुड मॉर्निंग पब्लिक के ज़रा मुख्तलिफ देखेंगे आप। मतलब पहले आपने सिर्फ हरमीत पाजी को देखना होता है स्क्रीन के इस तरफ, स्क्रीन के इस तरफ आप मुझे देख लेते हैं, तो 2-4 गेस्ट आ जाते हैं कंसर्न हमारे सेगमेंट्स को लेके। लेकिन ईद के ज़बरदस्त से फ्लेवर, ज़बरदस्त से रंग और ईद के कुछ सेलिब्रिटीज़, उनकी लाइफ, उनकी ईदें और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कल के प्रोग्राम में यानी गुड मॉर्निंग पब्लिक में सेम स्लॉट पे सेम टाइम पे होपफुली कि आप एंजॉय करेंगे। हम आपका फीडबैक भी इस हवाले से लेंगे। लेकिन अभी चलते हैं अपने टिपिकल रन डाउन की तरफ कि आज के पूरे शो में हमने आपको क्या क्या बताना है। लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। स्टोरी में
सबसे पहले हमने सियासी सूरत हाल पर बात नहीं की, चले हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं इस टॉपिक को कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ समातें होती रहती है और बड़े फैसले आते रहते हैं 3 रुकनी बेंच की तरफ से। कल भी यहाँ फैसला आया कि जितनी दरख्वास्तें जमा कराई गई है सियासी जमातों की तरफ से कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही तारीख पर होने चाहिए, उस हवाले से तमाम जमातों के सियासी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको तलब किया गया था अदालत की जानिब से और कोशिश की गई कि बहुत सारे मुज़ाकरात के बाद फैसला आज ही कर लिया जाए, यानी मैं कल की बात कर रही हूँ। लेकिन किसी नतीजे पर ये जो समात है वो नहीं पहुँच सकी और उसके बाद जो है अब ये फैसला 27 अप्रैल पर डिले कर दिया गया है। तो अब देखना ये कि उस दिन ईद के बाद जो भी प्रोसीडिंग होंगी उस हवाले से हम आपको उस वक्त अपडेट कर देंगे। खैर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आपको ये बताएंगे कि आज हमने एक सेगमेंट रखा है आपके रमज़ान के बाद की जो रूटीन है। आपको पता है वी आर जस्ट, ऐसा लगता है कि एक महीने के बाद वी आर जस्ट गोइंग बैक टू दैट रूटीन। मुझे लगता है कुछ चीज़ें रमज़ान के अंदर से उठाकर पिक करके हम अपनी आम जिंदगी में कैरी ऑन कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब अगर आप नींद की बात करें, आप टाइम टेबल की बात करें हरमीत पाजी, तो ये तो ऐसा आपको पता है रमज़ान में डिस्टर्ब होता है कि चाह के बिना आप नींद पूरी कर सकते हैं और ना अपनी रूटीन को सेट कर सकते हैं। लेकिन 9 to 5 जॉब करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है ना एक सेगमेंट रखा है हमने कि अगर आपने सारा दिन बैठे रहना है या अगर 2 घंटे का शो फॉर एग्जाम्पल हरमीत पाजी मैंने करना है, बैठने का आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी बॉडी में मोशन रखने के लिए, कोई फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए, या अगर हड्डियों की दर्द की बात करें, जोड़ों मोरों की दर्द की बात करें, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो उस जॉब के अंदर आपकी क्या एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी हड्डियों को एक ही ना करे और आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो या आपको कोई देर पर मसाइल ना हो जाए, कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए। तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट आज हमारे साथ होंगे इस हवाले से। जो दवातर में जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी छोटी छोटी टिप्स होंगी जिसमें हम आपको ये बता सकेंगे कि अगर आप जॉब करते हैं और आपकी मजबूरी है सारा दिन बैठ के जॉब करना, और आजकल तो हरमीत पाजी आपको पता है वर्क फ्रॉम होम के तहत भी आपको घर बैठ कर काम करना पड़ता है, वो तो आपके लिए इतना आसान हो गया कि बेड पर बैठ के सारा दिन आप लैपटॉप पकड़ के बैठे रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो खैर इसको बिल्कुल आपने तो फरमाया कि अब मामला जो है कुर्सी से हट के बेड पे भी जा रहा है, तो उसके लिए ये शो, ये सेगमेंट कराना लाजिम है क्योंकि बहुत सारे हालात चेंज हो रहे हैं और ऑनलाइन काम जब से आया तो लोग बड़े आराम से तकिया से टेक लगा के बैठ के और लैपटॉप ऑन करके अपना काम शुरू कर देते। तो बात आपकी दुरुस्त है और अच्छा सेगमेंट होगा और बहुत कुछ सीखने को वाकई में हम दोनों या हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो चेयर पे बैठे होते हैं और जिनका काम यही होता है या बोलने का या लिखने का, तो उनके लिए एक अच्छा सेगमेंट साबित होगा। बिल्कुल करेंगे सेगमेंट, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और चूँकि आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पता है कि आज चूँकि चांद रात का हमने जिक्र किया, लेकिन आज जुम्मे का दिन भी है, यानी जुम्मतुल विदा है। तो ये पूरा खूबसूरत सा बासआदत रहमतों बरकतों वाला महीना बहुत खूबसूरती से हमने गुजारा। इस पूरे रमज़ान की अपनी एक फ़ील है, इस महीने की अपनी एक फ़ील है। और मैं हमेशा कहती हूँ अपने प्रोग्राम में कि अगर तमाम तर महीनों में इस महीनों को अफजल तरीन दिन कहा गया है जिसे हम रमज़ान कहते हैं, तो इस महीने के अंदर भी बहुत सारे ऐसे दिन हैं, जैसे जुम्मे की अगर हम बात की जाए तो जुम्मे के दिन को भी तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया है। तो अगर जुम्मतुल विदा की हम बात करें तो ख़ास तौर पर इस दिन का एहतमाम करें, जो आप पूरे महीने में नहीं कर सके अपने अल्लाह को आज के दिन ज़रूर मनाएं और ख़ूबसूरती से रमज़ान को अलविदा कहें। हम भी इंतहाई खूबसूरती से इस रमज़ान को अलविदा कहने की कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक वो कबूल मंजूर फरमाए। और आज नात खान भी हमारे साथ होंगे इस सेगमेंट में, उनकी बात भी करेंगे। खैर आगे बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता है कि मेरा बहुत दिल करता है अभी भी कि कोई ना कोई छोटा सा ईद कार्ड लेकर ना, कम से कम मैं हरमीत पाजी को इस्लामाबाद तो भिजवा ही दूँ, नहीं तो वो मुझे लाहौर भिजवा दे। मतलब ये रवायत को ज़िंदा रखने का मेरा बहुत दिल करता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इदारे ऐसे जो आज भी इस रवायत को ज़िंदा रखे हुए हैं। अगर हम बात करें ईद कार्ड्स भेजने की, तो ओ माय गॉड, इसकी एक्साइटमेंट हरमीत पाजी बचपन से लेके आप तक इतनी ज़्यादा होती है ना, और उसकी फील भी अलग है। जो आपको कार्ड के जरिए ईद मुबारक आता है ना, उसकी एक अपनी फील होती है। तो हमने एक जबरदस्त से रिपोर्ट रेडी की है, अलग एक फील, बिल्कुल अलग एक फील होती है। हाँ गुड। लेकिन आपको पता है हमने एक रिपोर्ट बनाई है इस पे, और जो रिपोर्ट हमने बनाई है उसमें हमने बताना है कि तहजीब अभी तक कहाँ कहाँ जिंदा है। तो इस दफ़ा ईद पर आप भी एक छोटा सा ईद कार्ड लेकर किसी को दे के देखें। ओ माय गॉड, इतनी खुशी होगी ना अगले बंदे को जो आपके सामने होगा, उसकी ईद वाकई ईद हो जाएगी। तो आपने ये जो ईद कार्ड वाली रवायत है उसको जिंदा रखना है, उस पर एक रिपोर्ट है, हम वो भी आपसे शेयर करेंगे। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरी फॉर टुडे। लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम। हरमीत पाजी का फेवरेट सेगमेंट है, तो फिर चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। डेली डोज का पहला जो खबर हमने आपको देनी है, बेसिकली वो एक ऐसी खबर है कि अब चोर, जो कहते हैं ना चोर चोरी से ना जाए, हेरा फेरी से ना जाए, इस तरह का कोई है सेगमेंट। आई थिंक मैं कोई गलत बोल रही हूँ, लेकिन आपको पता है चोर की अगर बात करें तो चोरों को पकड़ने के लिए अब पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको।
आपने क्या करना है, घर में सिर्फ एक ऐसा पेंट लेकर आना है जो कि घर की चार दीवारी की आपने आउटसाइड पे कर देना है। वैसे अंदर कर सकते हैं लेकिन अंदर आपका नुकसान होगा, बाहर अगर आप करेंगे तो ये इतनी इंटरेस्टिंग खबर थी ना जब मैंने इसको पढ़ा और जब मेरी टीम ने इसको इस प्रोग्राम में शामिल किया कि एक ऐसी 3 साल का अरसा मैक्सिमम भी अभी तक ये कंसीडर किया जा रहा है कि अगर ये पेंट आप अपने घर की दीवारों के बाहर लगाते हैं तो 3 साल तक पहली बात ये गीला रहेगा, दूसरी बात ये चिपचिपा रहेगा, तीसरी बात कि अगर आपके हाथ इससे चिपक जाएंगे तो आपके हाथ से ये उतर नहीं सकता। तो अगर अपने घर के बाहर को प्रोटेक्शन लेयर लगाना चाहते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की लेयर्स और हमीद पाजी अपने घर को महफूज रखने के लिए बहुत सारे इंतजाम करने पड़ते हैं, लेकिन अब कंपनी ने एक ऐसा पेंट बना दिया कि अपने घर के बाहर करें तो वो गीला भी नजर आता है और अगर आपके हाथ से और कपड़ों से चिपक जाए तो फिर ये बहुत बड़ा आपको पता है सबूत भी छोड़ा जा सकता है ना। मतलब चोर को पकड़ने में कितनी आसानी हो सकती है कि ये पेंट जिसके कपड़ों पे लग जाए भाई बहुत आसानी हो सकती है। और अगर हम देखें इस वक्त आपने सिक्योरिटी गार्ड बैठाया होता है, आपने कैमरा लगाया होता है सीसीटीवी कैमरा, तो आप इन सारी चीज़ों को उसके बावजूद फिर भी चोरी हो जाती है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं कराची की या हमारे बड़े शहरों की बात करूं, इवन रावलपिंडी जैसा शहर और इस्लामाबाद जैसा शहर वो भी बचा नहीं, और इस वक्त जिस किस्म की वारदातें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि हमारे लिए, हमारे मुख्तलिफ शहरों के लिए बहुत अहम है कि कहीं ना कहीं इस पेंट का इस्तेमाल करके आप उन लुटेरों, उन चोरों को पकड़ सकते हैं जिसकी तलाश के लिए आपने बिठाए होते हैं। कभी हम देखते हैं कि पुलिस उनकी कहीं ना कहीं गश्त में लगी होती है, कहीं ना कहीं आपने सिक्योरिटी गार्ड को बिठाया होता है, कहीं सीसीटीवी कैमरे, और आपको खौफ भी होता है कि जब आप सोते हैं तो आप कहीं इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि चोर ना आ जाए। लेकिन ये पेंट, मेरे ख्याल में ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और क्रेडिट हमारी टीम को जाता है कि निकाल के लिया, ये खबर अच्छी थी। और आप देखें कि इसकी मतलब अगर लॉन्ग लास्टिंग होने की बात करें तो इस पेंट के लॉन्ग लास्टिंग होने को भी 3 इयर्स का टाइम दिया गया है। मतलब 3 साल तक आपको इस पे नज़र आएगा कि फिसलन भी है और चमकदार भी है और ऐसा लगता है कि ये गीला है। तो अगर आप देखें तो चोर अगर आए भी और चोरी करने का इरादा भी रखे और जाके दीवार के साथ लग जाए तो चिपक ना जाए, दीवार के साथ लग जाए तो फिर भाई पीछे नहीं हो सकते आप, तो फिर आपको सीधा आके पुलिस ही उतारेगी इस दीवार से। इसको एंटी क्लाइम पेंट भी कहा गया है, जो बेसिकली इसका नाम होना चाहिए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर थी, मैं सोचा आपको देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भारत से, और भारत से खबर होगी तो आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि वो कितनी इंटरेस्टिंग तो होगी लेकिन मज़े का खेज़ भी होगी। मतलब आप सोचें कि खबर जो है, मैंने सोचा कि क्या दुल्हन सारी रात जागती रही होगी या उसने जगराता किया होगा या क्या, मतलब क्या सीन हो सकता है। लेकिन अगली खबर बेसिकली ये कि भारत की एक ऐसी दुल्हन जो मंडप में बैठी हुई है हरमीत पाजी, और मंडप पे बैठी हुई और जो आपके साथ दूल्हा बैठा हुआ है, या अगर आपका वो पंडित की बात करें तो वो जी मंत्र पढ़ रहा है, वो तमाम जो शादी का प्रोसीजर होता है वो कर रहा है। दुल्हन तो सो रही है साथ बैठकर। वो आप नींद कहते हैं ना, नींद तो सूली पे भी आ जाती है, ये तो नींद तो मंडप पे भी आ जाती है क्योंकि नींद का कोई एतबार नहीं। वैसे अगर हम देखें हमारे यहाँ जब शादी होती है और फिर हिंद की बात की जाए तो मुख्तलिफ रीत रिवाज हैं, हर शहर के हर गाँव के अपने एक रीत रिवाज हैं और उसी पर अमल दरामद किया जाता है। और फिर कुर्बानी का बकरा जो है वो ज़्यादातर दूल्हे और दुल्हन को बनना पड़ता है। और फिर दुल्हन, मेरे ख्याल में उसका किरदार ज़्यादा अहम होता है क्योंकि मुख्तलिफ, एक तो खाने पर इन्विटेशन, फिर मुख्तलिफ जो तकरीबात होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना। और मुझे याद है कि हमारे इलाकों में जब शादी होती थी तो 14-15 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी और लोग आते थे देखना दुल्हन को। तो ये सारी रीत रिवाज जो हैं अगर इनको देखा जाए तो यकीनन बड़ी थकान, बड़ी मुश्किलात, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और लेकिन आज इस वीडियो को अगर आप देखें तो वाकई में ऐसा लगता है कि बहुत थकी हारी हैं और वो इतनी थकी हैं कि मंडप पर वो बैठी हैं और पंडित जी जो है वो मूल मंत्र का जाप कर रहे हैं और दुल्हा बड़ा वो एक्साइटेड नजर आ रहा है, लेकिन दुल्हन गनूदगी के आलम में है और किसी और दुनिया में खोई है। लेकिन आप देखें ना कि अचानक उनकी आंख खुल जाती है और सोचती है कि क्या ये क्या हो रहा है भैया, पंडित साहब बैठे हैं, मूल मंत्र हो रहा है, रुखसती करीब है। एकदम से जागी है वो, देखिए उसको झटका लगा, उसको लगा ओ माय गॉड मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, मेरी तो शादी हो रही है। लेकिन आप उसका इंटरेस्ट चेक करें ना, अपनी शादी में उसका लीस्ट इंटरेस्ट है। मतलब अगर आप निकाह नामे की बात करें तो निकाह नामे में साइन करते हुए कोई कैसे सो सकता है। अब ये आप देखिए मंत्र पढ़े जा रहे हैं और अब पूरा प्रोसीजर, ये मतलब एक पीक टाइम होता है पूरी शादी का, तो उसमें या तो ये बहुत सुकून में है। एक और चीज मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, मैंने वैसे ज़्यादा हिंदू भाइयों की शादियों में हिस्सा भी लिया है, बहुत कुछ देखा भी है। अब निकाह की मैं बात करूं या अपने जो लावा होती है हमारी सिखों की, वो बहुत
कम टाइम में पूरी हो जाती हैं। लेकिन मूल मंत्र की बात करूं तो इनका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है और आपको पूरे के पूरे कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो इसी बिना पर शायद थक की हारी ये दुल्हन मुख्तलिफ रीत रिवाज से गुजरती इस मंडप पर बैठी ये दुल्हन भी थक गई थी कि अब पंडित जी माफ़ कर दो, हमें जाने दो और जल्दी से मंत्र और कराओ भाई, ये फेरे कराओ और जान छुड़ाओ हमारी। तो हाँ, मैं खुद जब भी गया हूँ तो मुझे भी मेरी भी ऐसी हालत होती थी कि अब भैया यहाँ से मैं निकलूँ। तो वाकई में ये मुश्किलात बहुत होती हैं और टाइम बहुत लगता है, जिसकी बिना पर गनूदगी उन पर छाई हुई है। हो गए वादे शादे, अब बस करें पंडित साहब, अब हमें जानने दें, वरना यही पे दूल्हा भी सो जाएगा। दुल्हन तो खैर सो गई, लेकिन एकदम झटका लगा, उठी जागी और देखा, ओ माय गॉड मेरी शादी हो रही है, लेट्स गेट अप, और उठे और शादी करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर थी। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो फ्रांस से है। फ्रांसीसी स्पाइडरमैन, बेसिकली ये एक कोहे पेमा है और ये जो है अब इन्होंने एहतजाजन अपने आप को 38 फ्लोर की ये बिल्डिंग है जहाँ पर अपने आप को चढ़ा लिया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब एहतजाज किस चीज़ का है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। पेंशन जिनका कानून का जो है, मतलब पेंशन का कानून जो वहाँ पर चलता है फ्रांस में, ख़ास तौर पर पेंशन के हवाले से, उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। तो वो चेंजेस के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए 38 फ्लोर की ये बिल्डिंग है जिस इमारत पर ये चढ़ गए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। और इससे पहले अगर इनके इमारत पर चढ़ने की हिस्ट्री में आपको बताऊँ ना हरमीत पाजी, तो 150 से ज़ायद दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें जो है उस पर ये चढ़ चुके हैं। मतलब कोहे पेमा तो है ही हैं, लेकिन ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने का भी एक रिकॉर्ड है इनके पास। मतलब अगर आप बुर्ज खलीफा की बात करें, जिसको कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो कि दुबई में है, आपको पता है ये उसको भी मतलब इस तरह उस पर भी चढ़ चुके हैं। तो ये इनका रिकॉर्ड है, लेकिन इस दफा ये रिकॉर्ड करने के लिए तो वाकई में आपने लेकिन आप ये देखें ना कि रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड के लिए नहीं चढ़े, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस किस्म से ऊपर जाना। और फिर वैसे एहतजाज की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फ्रांस के अलावा, फ्रांस में हमने इंग्लैंड की बात की थी, लेकिन फ्रांस में भी हम देख रहे हैं कि बड़े मुनफरिद किस्म के एहतजाज हो रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ होते हैं तोड़ फोड़, और लेकिन वहाँ बड़े मौसीकी का तड़का लगता है, लोग आके म्यूज़िक बजाते हैं और के हाल दूसरा शख्स जो है उसमें डांस भी करता है और मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज है जो मैंने इस वक्त सोशल मीडिया पर देखे। लेकिन ये भी एक मुनफरिद किस्म का है और इसमें इन्होंने यानी पूरी आप देखें ना कि पूरे स्पाइडरमैन बने हुए हैं और जिस आराम से, और कोई भी हिफाजती मामला जो हैं वो भी नहीं है और उसके बावजूद ये सर कर रहे हैं बिल्डिंग को। बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने जो फरमाया, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है, मुख्तलिफ इमारतों पे उनको अबूर हासिल है चढ़ने का, तो ये एक एहतजाजन इन्होंने ये बिल्डिंग अबूर की है और सर की है। तो मेरे ख्याल में एक मुनफरिद है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस किस्म की मुनफरिद चीज़ें आती हैं। कहीं आप देखें ना कि लगे भी इमारत पे शीशे हैं, हम होते तो फिर 2-3 शीशे भी आसपास के तोड़ लेते और एहतजाज हमारे इस किस्म का होता। लेकिन एक मज़े का एहतजाज। लेकिन भाई डोंट ट्राई एट होम, मतलब एट होम से मुराद है पाकिस्तान में। मतलब ये आप पाकिस्तान में करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ये डेली डोज देने का कतई तौर पर मकसद नहीं होता कि आप अपना एहतजाज इस तरह से रिकॉर्ड कराने चले जाएं। ये प्रोफेशनल कोहे पेमा है भाई। देखिए पूरी किट है उनके पास, पूरी प्रिकॉशंस के साथ वो ऐसे ऐसे ग्रेजुअली चल रहे हैं। तो उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है। 150 से ज़ायद इमारत पर वो चढ़ चुके हैं। तो ये अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड कराया है। ये उनका शौक़ तो चले है ही और एक्सपीरियंस भी है, लेकिन कानून के ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे हैं। और उस एहतजाज के लिए वहाँ पर चढ़ने का मकसद ये है कि वो तमाम लोग जो पेंशन लेते हैं उनको रिप्रेजेंट करें और कानून में जो तब्दीली की जा रही है उसको वो कहते हैं कि वो तब्दीली नहीं होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट खबर है जहाँ पर हरमीत पाजी इस वक्त मौजूद है, यानी इस्लामाबाद से खबर है। इस्लामाबाद की खबर है जहाँ पर अब पुराना एयरपोर्ट जो है, आपको पता है कि इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट बना है जो कि मेन सिटी से बहुत दूर है। हरमीत पाजी ये मुझे बहुत गिला है, मेरे ख्याल से कि मेरा गिला होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों का और भी गिला होगा कि अगर आपने इस्लामाबाद जाना है एयरपोर्ट से तो कम 2 घंटे तो आपको एयरपोर्ट से इस्लामाबाद जाते जाते लग जाते हैं। इतना दूर बना दिया इन्होंने। खैर ये पुराना एयरपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। पुराना एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का, जहाँ पर अब नौजवानों ने मुख्तलिफ आइडियाज़ पर काम करना शुरू कर दिया और इस जगह को टेक ऑफ का नाम दे दिया है। वहाँ पर एरोस्पेस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और काम करने के लिए पूरी एक टीम मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है। इस जगह को बाकायदा तौर पर वो यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। हरमीत पाजी ऐसा होना भी चाहिए ना, क्योंकि जगह बहुत अच्छी थी, बहुत पुरानी थी और बहुत बड़ी जगह है। तो उसको इस तरह से नौजवानों के मुख्तलिफ नए आइडियाज़, नित नई ईजादात पर काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए दे हैव अ प्लेस नाउ सो दे कैन वर्क मोर प्रॉपरली।
जहाँ पर वो आसानी से काम कर दुरुस्त सकते हैं। फरमाया सुहा, हमें ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के हवाले से, नई नई इजादत के हवाले से, और इस किस्म के सेगमेंट अगर होते भी हैं और इस किस्म की चीज़ें अगर होती भी हैं तो हमारे पास ऐसी जगह वाफिर मकदार में मौजूद हैं। और एयरपोर्ट की मैं बात करूँ, एक तो आपने जो गिला किया, हम जहाँ जहाँ जाते हैं बाहर दुनिया में तो आपने देखा कि एयरपोर्ट जो है उमूमन बहुत दूर होता है, शहर से काफ़ी दूर इसलिए बनाया जाता है ताकि नुकसान ना हो, और फिर जो डिस्टर्बेंस होती हैं शहरियों को, जाहिर बात है आप सोए होते हैं और अचानक एरोप्लेन की जो आवाज़ आती है तो यकीनन आप नींद से जाग जाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ या बल्कि सोचता हूँ कि जिस तरह क्रिकेट का स्टेडियम है इसको भी आउट ऑफ सिटी लेना चाहिए, इसी तरह जो एयरपोर्ट है ये जितना भी आउट ऑफ सिटी होगा उसके बेहतर नताइज होते हैं। और इसके साथ ये जो पुराना एयरपोर्ट है ये बिल्कुल रावलपिंडी में ही मौजूद है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटीज़ का होना मेरे ख्याल में लाजिम है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि कुछ हो, कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि आसपास अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुनफरिद हो रही हैं हमारे आस पड़ोस में, तो मेरे ख्याल में हमारे पास भी वाफिर मकदार का टैलेंट मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमी यही है कि जगह ना होने की। अब ये सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड हो रही हैं और हुकूमत दे रही है इन सारी चीज़ों को, और आपको एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ कराने में स्टूडेंट जो हैं वो मददगार साबित होते, तो मेरे ख्याल में अच्छा है, क्योंकि एक एयरपोर्ट का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। तो उसमें इस किस्म की एक्टिविटीज़ मुल्क के मुफाद में बेहतर, मेरे ख्याल में बेहतर साबित हो सकती है। और हमीद पाजी, एक बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी जगह मौजूद है जिनको इस तरह से प्रोडक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है। प्लस जिस चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं, जैसे आप आसपास पड़ोस की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम भारत की बात बड़े वाज़ेह तौर पर करते हैं। हमीद पाजी इस बात को काफ़ी इंडोर्स करते हैं कि वहाँ पर जो काम किया जा रहा है खासतौर पर आईटी के सेगमेंट में, टेक्नोलॉजी में, आप देखिए कि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है जिनका ताल्लुक भारत से है। माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की गूगल, बड़ी कंपनीज को अगर देखें तो वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में भारत से आए हुए लोग आईटी के एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जगह दी जाएगी, उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाएगा, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम भी अपनी सर्विसेज देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजीद बेहतरी की जानिब गामजन करा सकेंगे। खैर, हमने एक क्विक ब्रेक ली विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। क्विक ब्रेक लेके हम वापस आएंगे। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑन ऑफ मुख्तलिफ इस तरह की समातें की जाती है जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे पंजाब और KPK में होने वाले इंतखाबात को किसी पॉइंट पर ले जाने कर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी इस वक्त तमाम सियासी जमातों की तरफ से जो कि दरख्वास्तें जमा कराई गई थी कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही तारीख में होना चाहिए, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों की लीडरान और इसके अलावा जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें बुलाया और मुज़ाकरात कराने की अनथक कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी जो सारी बात है वो 28 यानी 27 अप्रैल पर अब पेंडिंग हो गई, क्योंकि हम ईद आ चुकी है, ईद की तैयारियां आ चुकी हैं। तो अब ये समात और मुज़ाकरात की बात जो है वो ईद के बाद ही की जाएगी। खैर, इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, ये कहा जा रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम सियासी जमातों जिन्होंने दरख्वास्तें जमा कराई हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही डेट पर होना चाहिए, उनको जब बुलाया गया, मुज़ाकरात की बात की गई तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी PTI की जानिब से भी दिखाई गई और उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जाहिर की गई कि हो सकता है कोई सियासी जमातें एक पॉइंट पर आ जाए। लेकिन सर, अब आपको लगता है कि मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे तमाम लोग या अभी भी उनमें कोई लचक आपको लगता है कि नहीं दिखाई जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि आखिर जो PDM है वो अप्रैल 2022 में बरसर इक़्तिदार क्यों आई थी, उसको क्या जरूरत पड़ी थी, जबकि उस वक्त इमरान खान साहब और PTI का जो ग्राफ है बहुत नीचे जा चुका था। और अगर वो फ़ौरन इंतखाबात करवा देते तो मेरा यकीन है कि PTI शायद बड़ी मुश्किल से जो है वो दूसरे नंबर पर आती, क्योंकि उस वक्त बहुत ही ग्राफ नीचे जा चुका था। हमने सर्वे किया था और भी बहुत सारे जो ओपिनियन पोल कंडक्ट करते हैं उनके सर्वे थे, लेकिन गालिबन उस वक्त मकसद उनका सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम गो के मुश्किल हालात हैं, लेकिन जो नैब के मुकदमात हैं वो वापस किया जाए, नैब के लॉ में अमेंडमेंट की जाए, वो उन्होंने कर ली। अब उसके बाद जो है जाहिर है जितनी देर उन्होंने की उतना ही मामला जो है ना गंभीर होता गया और उनका ख्याल था कि वो इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन अब मैनेज नहीं कर पा रहे। और उसकी वजह से जो नैरेटिव था उनका कि खान साहब की वजह से सारी महंगाई है, PTI की गवर्नेंस फेल हो चुकी है, इकॉनमी का बुरा हाल है, महंगाई भी थी, लेकिन जब महंगाई ऊपर जाने लगी और डॉलर जो है वो 300 के लगभग पहुंच गया तो और बेरोजगारी बहुत अपनी इंतहा को पहुंच गई,
तो एक अनप्रेसिडेंटेड जो है वो एक पॉली क्राइसिस है पाकिस्तान, यानी कि एक मल्टीपल क्राइसिस है जिसका पाकिस्तान शिकार है। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो मामला है वो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा, ना ही कोई किसी किस्म के आपके तल्लुकात दुनिया के ममालिक के साथ बेहतर हो सकते हैं। IMF के साथ कोई तय नहीं हो रहा। और अब मामला ये हो गया है कि जो जुलाई 2022 में पंजाब के अंदर 20 बाई इलेक्शन करवाए गए, वो एक किस्म का टेस्ट था। ये हुकूमत इन्हीं की थी और उन इंतखाबात में 80% से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो PTI विन कर लेती है। तमाम तर हम लोग सारे ये जो 20 इलेक्शन हो रहे थे ज़मीनी इंतखाबात, उनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे। उस ऑब्जर्वेशन में हमें वाज़े तौर पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इंतहाई रिगिंग जो है और इंतज़ामिया की जो जानबदारी थी वो भी हमें नज़र आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद 80% के लगभग नशिस्तें जो है आउट ऑफ 19 जो है सिर्फ 4 सीटें जो है वो PDM मिलकर जीत सकी। यानी कि जो 2018 में पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा था, अगर उनका टोटल वोट बैंक आप जमा करें तो आप देखते हैं कि इसके बावजूद उनके वोट बैंक में एक गिरावट आई है। बारी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आपने तजिया किया और इसमें हमने PTI की पहली जो सिचुएशन थी और आज की वो सबके सामने है। लेकिन हम अदालत की तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जिस तरह तनकीद कर रही है सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट ने बारहा एक मौका फराहम किया तमाम तर सियासी जमातों को। अब फिर ईद के बाद उन्होंने कहा कि दोबारा आप इकट्ठ कर लें, बैठ जाए, मुज़ाकरात कर लें। लेकिन ऐसे में मरियम नवाज साहिबा का बयान है कि मुज़ाकरात सियासी जमातों से हो सकती हैं, दहशत गर्दों से नहीं। उन्होंने इमरान खान और पूरी सियासी जमात को एक दहशत गर्दों से जो है मिला दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जो 14 जमातें हैं, गो के पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर PDM का हिस्सा नहीं है लेकिन PDM कोलिशन का हिस्सा है। तो मामला ये है कि जो अदलिया के पास मामला चला गया है, अदलिया ने तो फैसला दे दिया था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन कराएं और फिर इलेक्शन कमीशन ने मालूम नहीं किसके कहने पर वो जो है वो उसको मंसूख कर दिया। और हमारा सर्वे ये बताता है कि कोई 92% लोगों ने कहा है कि फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए। और लेकिन इसके बावजूद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उसको सैबोटाज किया। और मैं समझता हूँ, और मैं ये अपना एतमाद के साथ ये बयान दे रहा हूँ, और अभी भी इलेक्शन कमीशन ने या 14 मई का दिया तो उसको भी सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है कि ये इलेक्शन 14 मई को भी ना हो सके। तो वो जो मैं पहले बात कर रहा था, बुनियादी जो फियर है PDM का, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो नैरेटिव 2018 की इलेक्शन के बाद बनाया गया था कि ये सिलेक्टिव है, सिलेक्टेड है, धांधली से आया था। मेरा 2018 में मफाफन का हेड था और हमारी जो कंसिडर्ड ओपिनियन थी ऑब्जर्वेशन की बेस पर, एविडेंस बेस थी कि 2013 की निस्बत ये बहुत बेहतर इंतखाबात हुए थे। और अगर धांधली हुई है तो दोनों तरफ से हुई है। तो जो रिजेक्टेड वोट थे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वहाँ पर जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो कम था और जो रिजेक्टेड वोटों की तादाद ज़्यादा थी। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अब अगर वो इंतखाबात करवाते हैं तो बहुत बड़ी जो उनको शिकस्त का सामना नजर आ रहा है और इसी वजह से वो उसको इंतखाबात नहीं चाहते। ये जो कह रहे हैं कि एक भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, हमने एक ब्रेक लेनी है। आपका बेहद शुक्रिया। आपकी बात से कंक्लूड करूंगी कि PDM या अगर हुकूमत की हम बात करें तो ये उनका जो खौफ है वो बज़ाहिर देखने में यही लग रहा है कि इलेक्शंस जो है हमें लगता है वाहिद वे आउट है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं चाहते। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और किया भी जा रहा है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको कहा था कि आज ये सेगमेंट आपने मिस नहीं करना। ये उन लोगों के लिए जो कि अब रमज़ान के और अपनी रूटीन को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज मैंने आपसे कहा था रमज़ान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए और अपने बाकी पूरे साल में उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अगर आप बात करें इन दिनों की तो आपको पता है कि आजकल तो अगर आप 30s की बात करें तो वो एक ऐसी एज होती है जिसमें आप समझते हैं कि आप यंग हैं या आप एनर्जेटिक हैं। लेकिन आप नॉर्मली देखें तो ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स आपसे ये गिला करते हैं कि जब वो सोकर उठते हैं तो उनकी हड्डियाँ एकीज़ हो रही होती हैं।
हड्डियों की पेन बिला वजह उस उम्र में होना शुरू हो जाती है जिस उम्र में नहीं होना चाहिए। तो खैर ये वजूहात क्या हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हमारा ऑफिस टाइम, हमारा ऑफिस वर्क या हमारा काम करने का तरीका इस तरह का है कि हम ज़्यादा मोशन नहीं लेते या ज़्यादा हमारा वर्कआउट नहीं होता, या हमारा डेली रूटीन इस तरह की होती है कि हम वर्कआउट कर नहीं पाते, या जिम की तो आप बात ही ना करें ना। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपका पोस्चर क्या होना चाहिए? अगर आप काम पे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए कि आपकी हड्डियां या जोड़ों या मोरों का मसला आपको ना हो? बैठने का तरीका क्या होना चाहिए? बैठने के दौरान आपको किस किस तरह से अपनी पोजीशन बार बार चेंज करनी चाहिए? ये और इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, जिनका जवाब जो है डॉक्टर वदा कामरान से हम लेंगे, जो कि हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आप बेसिकली अगर देखें इस सारी सिचुएशन में, तो मेरा बड़े अब तो कोविड के बाद वी आर यूज्ड टू स्टे एट होम और हम घर से काफ़ी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो 9 to 5 जॉब करने वाले लोग हैं, उन्हें सीट पर बैठना है, काम करना है, और फिर हम उसके यूज्ड टू भी हो जाते हैं, और उसके बाद जो बीमारियां आती हैं हम कहते हैं हम तो ज़्यादा हड्डियों का काम भी नहीं किया ना, तो फिर ये क्यों जोड़ों मोरों के मसले होना शुरू हो गए हैं? 9 to 5 जॉब करने वालों को किस तरह से अपनी बॉडी को मोशन में रखना चाहिए ताकि इन हड्डियों की बीमारी से दूर आ जाए? उनमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारी बॉडी इस तरह डिज़ाइन हुई है कि मसल अडाप्ट कर जाता है। हम जिस भी पोस्चर में बैठते हैं, अगर मैं ऐसे बैठूंगी तो मेरा पीछे के जो सारे मसल्स हैं वो इसी तरह ऐसे हो जाएंगे। हाँ, बेहतर ये है कि आजकल जो ऑफिस में चेयर्स वैसी नहीं है, एर्गोनॉमिक नहीं है, चेयर्स का पोस्चर नहीं ठीक, चेयर्स नहीं ठीक तो फिर ऑब्वियसली इंसान जब उन पर बैठ रहा है वो भी ठीक नहीं बैठ रहा है। उसको ये चाहिए कि 9 to 5 में थोड़ी बहुत ब्रेक्स होती हैं। अब अमूमन बात है कि वॉशरूम जाते हैं, टी ब्रेक्स हैं, सिगरेट ब्रेक्स हैं, ये जब आप लेते हैं एटलीस्ट स्ट्रेच योर सेल्फ बैक। एक तो कोशिश करें कि सीधा करने की कोशिश करें कमर को। डोनट पिलोज मिलते हैं, वो आप अगर आपको किसी को हिप की पेन है वो हिप के नीचे रख लें, या बैक पिलोज मिलते हैं लंबर सपोर्ट के लिए, वो रख लें। ड्राइव करते हुए या वैसे बैठे हुए नॉर्मली भी उनको यूज़ करें ताकि आपकी बैक का एक पोस्चर अलाइन रहे, टेढ़ा होकर ना बैठे, आड़ा ना बैठे, अपने आप को कॉन्शियसली अपने आप को सीधा करने की कोशिश करें। अच्छा, आपको पता है रीढ़ की हड्डी के मसाइल बहुत ज़्यादा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी देखिए ना, इट्स बैकबोन ऑफ योर बॉडी मैन। मतलब ये पूरी जिस्म का एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्हिसार करती है। तो अगर आप ये देखें तो इस तरह से बैठने से या आपकी बॉडी को मुसलसल एक पोस्चर में रखने से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं रीढ़ की हड्डी के? रीढ़ की हड्डी के मसले ये हो सकते हैं कि सबसे पहला मसला जो है वो मसल्स पे आता है। अगर मैं टेढ़ा बैठी हूँ, अगर मैं इस तरह बैठी हूँ, मैं बैठती ही इस तरह हूँ, एक तरफ लीन रोजाना, हाँ, दिन में 5 घंटे अगर मैं ऐसे बैठ रही हूँ तो मेरे एक तरफ के मसल्स, लेफ्ट साइड के मसल्स टाइट हो जाएंगे, राइट साइड के मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है स्कूल गोइंग बच्चों में, वो ऐसे करके बैठते हैं या एक कंधे पे बैग लेके जाते हैं। उनको मैं हमेशा, मेरे जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें ये एडवाइस करती हूँ कि बैक पैक ले लो। नहीं फैंसी लग रहा तो फिर शोल्डर्स चेंज कर लो, कभी एक शोल्डर पे पहन लिया, कभी दूसरे शोल्डर पे पहन लिया, ताकि मसल बैलेंस तो रहे। एग्जैक्टली। अच्छा, हमीद हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं शो में। हमीद कैसे हैं आप? आपसे पूछ रही हैं वदा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैंने बाहर देखी है, और आप जितने भी ममालिक में आप जाएं देखें, या स्कूल में या ऑफिस में, या जो वैसे बैठने का तरीका होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी बात करो, अपने मुल्क की बात करो, तो यहाँ पे जिस किस्म से हम बैठते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो ट्रेनिंग है जो बाहर पहले से दी जाती है और बचपन में दी जाती है, इसकी बहुत ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरीके से हम बैठते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे हम गाड़ी में बैठे हों, या स्कूल के बेंचेस पर जिस तरह हम बैठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से इस किस्म की बीमारियाँ लाक होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सीधा बैठे अपने बच्चों को। जैसे बच्चे टीवी देख रहे हैं आजकल, एक बहुत कॉमन चीज़ है, उसको कहते हैं टेक्स्ट, जैसे टेक्सिंग कहते हैं, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। वो है कि आप मोबाइल पकड़ते हो और कंधे आपके आ गए, मुंह आपका आ गया, फॉरवर्ड हेड हो जाता है, शोल्डर्स जो है वो राउंड हो जाते हैं। ये टॉडलर्स में बहुत कॉमन है, क्योंकि आप 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल के बच्चे को मोबाइल दे रहे हो। बिल्कुल दे रहे हैं। ठीक है, उस बच्चे का ये हो रहा है। उस बच्चे के जब राउंडेड शोल्डर्स हो रहे हैं तो उसको अकोमोडेट करने के लिए उसकी अपर बैक और लोअर बैक दोनों जो है वो अपने कर्व्स चेंज कर रही हैं। ठीक है, अब ये माँ नोटिस नहीं करती है। अब बच्चा ग्रोइंग एज है, और ये बहुत ग्रोइंग एज है। ये अब मैं 2 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ, ठीक है, उसकी वहाँ से ही चीज़ खराब होने लगी है। अब अगर अपर बॉडी खराब हो रही है तो उसका पेल्विस या तो इंटीरियर शिफ्ट में जा रहा है या वो पोस्टीरियर शिफ्ट में जा रहा है। ठीक, अगर पेल्विस इंटीरियर पोस्टीरियर शिफ्ट में जा रहा है तो उसके वॉकिंग पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। पूरी बॉडी इंटरलिंक्ड है। अब देखिए, मैं शुरू हुई थी सर से, सर आगे होने की वजह से उसकी वॉकिंग पैटर्न खराब हो रहा है। और फिर वो बच्चा जब 5 या 6 साल की उम्र में जाता है तो वो कहेगा कि मुझे तो सर में दर्द है, मुझे कमर में दर्द है, मेरी गर्दन में बहुत मसले आ रहे हैं।
ओए ये तो आपको पता है ऐसी बातें तो बहुत सारी करनी है आपसे, लेकिन जो बच्चों की बात आई है ना, ये ऐसे ट्रिगर पॉइंट है मेरा खास तौर पे कि मैं इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ बच्चे को इस बीमारी से 2-4 होना पड़ता है जिसका वो सोच भी नहीं सकता अपनी जवानी की एज में। हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वहीं से कंटिन्यू करते जैसे हमने डिसकंटिन्यू किया था कि बच्चों पे आप सोचें कि आजकल अगर 6 माह 7 माह का बच्चा रोता है तो हम उसे मोबाइल थमा देते हैं, बेटा मोबाइल पकड़ो मामा को काम करने दो। और अगर फिर हम 2 साल के बच्चे की बात करें तो कि बता आप जो 2 साल के बच्चे की बात कर रहे थे, हम ग्रोइंग एज है उसकी बोन्स की ग्रोथ हो रही है, उसकी इंटरनल एक्सटर्नल, उसकी हार्मोन्स की, उसके न्यूरो, हर चीज़ की ग्रोथ हो रही है। हम वो सब चीज़ें फ़ोन की नज़र कर रहे हैं। बड़े होकर अभी तो नहीं, मतलब फौरी तो इमीडिएटली उसके रिजल्ट तो नहीं आएंगे, लॉन्ग लास्टिंग अगर देखा जाए तो क्या बड़े होकर उसके नुकसानात हो सकते हैं? माओ को बताएं ज़रा इस हवाले से। बहुत ज़्यादा नुकसानात है सोहा इसके। बच्चे जो हैं वो विटामिन डी के डिफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है। बहुत छोटी एज में मैंने अपने पेशेंट्स देखे हैं 15 to 20 के रेंज में, उनमें आयरन डिफिशिएंसीज हैं, उनमें बोन डिफिशिएंसीज हैं, वो ऑस्टियोपोरोटिक हो रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि आपके बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, हल्की सी ठोकर लगने से भी टूट जाती है, बुरना शुरू होती है जिसको कहते हैं। और मैंने देखा है वो बच्चे उस तरफ जा रहे हैं। 15 से 20 साल कोई उम्र नहीं है, बहुत छोटी उम्र नहीं है। हाँ, कैल्शियम नहीं है। अब ये है कि अब जब 2 साल का बच्चा है, माँ लेट्स होती है तो बच्चा भी लेट्स हो रहा है, ज़ाहिर बात है। हाँ, आप अपने बच्चे को सुबह 7 बजे उठाएं, वो स्कूल जाता है वो नहीं जाता, उसको सुबह की धूप दें। वो बहुत जरूरी है। विटामिन डी आपको डायरेक्ट जो आपको मिलता है वो नहीं मिल सकता, बाकी नहीं मिल सकता। उसको फ्रूट्स दिखाएं। हम अपने बच्चों को डिफरेंट चीज़ों पे डाल देते हैं। अच्छा, माँ बड़े शौक से कहती है मेरे बच्चे को रात देर तक सोने की, देर से सोने की आदत है, सुबह वो 12 बजे तक सोता है। बहुत गलत आदत है, बहुत गलत आदत है। आपका सारा बॉडी का रिदम खराब हो रहा है। ठीक है। बच्चे की कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है, बच्चे फिर दूध नहीं पी रहे हैं, उनको दूध के अंदर कुछ फ्लेवर्स डाल के दे दिए जाए, लेकिन दूध बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अच्छा, आप जो बात कर रही थी कि आप फ़ोन ऐसे यूज़ करें, फॉर एग्जांपल अगर आप घर में मौजूद ख़वातीन जो स्क्रीन के उस तरफ हमें भी देख रही हैं, आप सिर्फ बच्चों का एक पोस्टर चेक करें, कैसे फ़ोन पकड़ा हुआ है, आपका सर बेंड हुआ हुआ है, आपके कंधे बेंड हुए हैं, ठीक है। और इससे जो हड्डियों की बीमारियाँ होती है बच्चों की, वो क्या हो सकती है? पट्टे, हमारी जो हड्डी है यहाँ पे उसको कहते हैं स्कैपुला। स्कैपुला आगे की तरफ, अब ऐसे अगर वो पोजीशन है वैसे हो जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा, बच्चे के शोल्डर्स ऐसे हो जाएंगे। अब वो जब स्कूल जाएगा उसके लिए वहाँ पे कंसंट्रेट करना मुश्किल होगा, शोल्डर्स टेढ़े हैं, यहाँ से दर्द शुरू होगी, सर में जाएगी, गर्दन में जाएगी, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को कंसंट्रेट करना किसी भी चीज़ पे। फिर आंखों के मसले शुरू हो जाएंगे उनको। हाँ, आंखों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़, अगर बच्चे ने स्पोर्ट्स में जाना है या कोई एथलीट बनना है, कोई एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए फिर अगर आपकी बॉडी का पोस्चर ही चेंज हो जाएगा तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दीस नहीं जा सकते। वो आर्मी में नहीं जा सकते। मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं लोग, वो आर्मी में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो फ्लैट फुट है या उनकी कमर टेढ़ी है। और ये पैदाइश के वक्त नहीं था, ये बाद में माँ ने बाद में खुद किया है। हम लोग नोटिस नहीं करते कि अब बड़ों में अगर हम आते हैं ना, सबसे बुरी चीज़ है बेड पे लेट के पढ़ना या बेड पे लेट के मोबाइल यूज़ करना। अब मोबाइल कहाँ यूज़ करना चाहिए? बैठ के। अब हम ऐसे बैठे तमीज़ से, हाँ, बहुत तमीज़ से सीधा बैठ के, कमर सीधी रख के तब मोबाइल यूज़ करेंगे। पहले जब हम छोटे होते थे, वी यूज्ड टू हैव स्टडी टेबल्स। अब नहीं है, अब नहीं है वो कल्चर। स्टडी टेबल्स नहीं है, बच्चे बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बच्चे लेट के पढ़ रहे हैं। बहुत कंफर्ट जोन ना। अच्छा, चलिए हम एक काम करते हैं, एक पॉइंट पर आ जाते हैं। बच्चों ने फ़ोन भी यूज़ करना बिकॉज नाउ दे आर यूज्ड टू इट। अच्छा, माँ ने उनको फ़ोन भी देना बिकॉज माँ को काम करना, माँ को कोई और वे आउट मिलता नहीं। पता नहीं पहले की माँ कैसे बच्चे पालती थी, वी डोंट नो, लेकिन इनको लगता है कि मोबाइल इज़ द ओनली सोल्यूशन बच्चे को ध्यान लगाने के लिए। अब अगर बच्चे को अपने सीधा बैठना सिखाना है, सो हाउ वी कैन टीच हिम और हर, प्लस आपने फ़ोन भी उनको देना है, लेकिन कितना दें, कैसे दिखाना चाहिए फ़ोन को? स्क्रीन टाइम लिमिट कर दें। और अगर स्क्रीन टाइम है तो वो कैसे दिखाया जाए? एक तो उसको एक प्रॉपर चेयर पे बैठाएं। ज़मीन पे ना बैठे, क्योंकि अब वो ज़मीन पे बैठेगा उसका पोस्चर वैसे खराब होगा, या किसी वो सोफे पे बैठेगा, सोफे वैसे ही लेजी होता है। मोबाइल स्टैंड भी यूज़ किया जा सकता है? हाँ, मोबाइल स्टैंड यूज़ किया जा सकता है। किसी टेबल पे रख के मोबाइल स्टैंड। टीवी बेहतर ऑप्शन है मेरी नज़र में कि आप उस बच्चे को एक जगह पे बैठा दो, उसको खुद तमीज़ से बैठे। और क्योंकि बच्चे थोड़े बहुत ज़िद्दी होते हैं तो हम उनके साथ ये किया जा सकता है कि पॉज कर दिया जाए थोड़ी देर बाद कि नहीं अपना पोस्चर सीधा करो, मैं फिर ऑन करूँगी। हाँ, मीत ये बहुत बड़ी गलती है जो माएँ करती हैं, बच्चों की बचपन से पोर्शन ही चेंज कर देती हैं। बिल्कुल वही बात। तो मैंने जो अगला सवाल मेरा जो था वो वही था, इसी से रिलेटेड कि बहुत सारी चीज़ें जो हम शुरुआत में गलतियाँ कर देते हैं और फिर वो एक आदतें बन जाती हैं और आपकी लाइफ टाइम वो सारी चीज़ों से गुजरना आपको पड़ता है और फिर बहुत सारे मसाइल का डॉक्टर साहब ने जिसकी निशानदेही भी की। तो उससे एक और चीज़, अभी मैं और सोहा ब्रेक में यही बात कर रहे थे
कि हम ये देखते हैं कि भाई आजकल का जो नया दौर है और हम देख रहे हैं कि ज़्यादा काम जो है लैपटॉप के ज़रिए होता है। बहुत सारे लोग ऑफिस की तरफ नहीं आते, घर में बेड पे लेटे और काम करते हैं। ये कितना नुकसानदेह है कि इस किस्म की, और फिर अगर उसने लेटना भी है तो जो पोजीशन है वो किस किस्म की होनी चाहिए, ताकि जिस तरह हम देखते हैं गर्दन में खिंचाव होता है और उठते हैं तो कांधों पे भी उसी तरह दर्द रहता है कि किसी न किसी तरीके से महसूस किया जा सकता है। इसको आप कैसे देखती हैं? जो हाथों के दर्द की आपने बात किया, वो लैपटॉप यूजर्स में इसलिए हो रही होती है कि यहाँ पे एक वेन होती है मीडियन नर्व, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। जब वो कंप्रेस होगी तो ऑब्वियसली वो पेन रेडिएट करेगी हाथ की तरफ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्ट्रेच करें प्रॉपरली, ठीक है। आप अपने हाथ को पकड़े पीछे लेके जाएं, आगे लेके जाएं, उंगलियों को स्ट्रेच करें, ठीक है। उसके अलावा जो ये है कि एक लैपटॉप टेबल्स मिलते हैं, छोटे छोटे से टेबल्स होते हैं, आप वो ले लें उसके लिए लैपटॉप, ताकि वो आपके पॉस्चर को थोड़ा सा बेहतर करे। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो होते हैं मॉडर्न कीबोर्ड्स, जो नए लैपटॉप्स हैं उनके कीबोर्ड्स थोड़े सॉफ्ट हैं, हार्ड कीबोर्ड्स नहीं हैं, ठीक है। उन पे टाइप करना थोड़ा इजी है। या जो डिटैचेबल कीबोर्ड होते हैं वो टूट भी जाते हैं ना, दरमियान से अलग हो जाते हैं, और वो आपकी हैंड पोजीशंस के लिए बने हुए हैं। क्या आपकी ये इस तरह की टेबल है, लैपटॉप है, उसके कीबोर्ड्स इस पोजीशन में लैटरली आ रहे हैं, ठीक है। वो टाइप करने में आसानी है आपके लिए। अब वो लैपटॉप्स कीबोर्ड्स ले सकते हैं, वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं मिलते। पहले होता था जो हमारे माउस वाले होते थे ना पैड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ एक छोटा सा पैड लगा होता था, आप उस पर माउस रख के यूज़ करते हैं। हाँ, वो कंप्रेशन नहीं देते थे। हाँ। वो आप यूज़ कर सकते हैं, या वो जो होते हैं रबर बैंड्स लगा सकते हैं, कोई भी स्पंज लगा सकते हैं अपने लैपटॉप के आगे। अच्छा, आपको पता है ये सारी बातें जो आप कर रही हैं ना, डेली रूटीन में फ़ोन भी आपकी रूटीन का हिस्सा है, लैपटॉप भी या पैड्स भी जो बच्चे यूज़ करते हैं, अब ये इनकी ज़िंदगियों का मुस्तकिल हिस्सा तो बन गया। लेकिन अब आप जो बातें बता रही हैं वो सिर्फ इसमें इसके नुकसानात को कम कर सकते हैं, हम इसको ख़त्म तो करने से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नुकसानात को कम करने की बात करें, स्क्रीन टाइम की हमने बात कर ली, फ़ोन को यूज़ करने का पोस्टर की बात कर ली, अब अगर हम बड़ों की बात करें, अब उनका तो काम है, उन्होंने तो करना है ना, वो अगर अपने डेली रूटीन में करते हैं तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ब्रेक अगर लेनी है तो उसमें आप बॉडी एक्सरसाइज करते हैं या बॉडी को किस तरह से आपने मूव करना है, स्ट्रेच करना है, क्या करना है? स्ट्रेचेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सुबह उठते हैं ना, आप तभी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करें। कैसे? आप अपनी कमर को थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, 2-4 पॉजेस हैं, जैसे नीज को पकड़ के हक करना, सीधे लेटे हुए अपनी नीज को पकड़ के हक करो, वो आपकी सारी स्पाइन को स्ट्रेच कर रहा है, आपकी पूरी टो से लेके ऊपर तक वो आपको स्ट्रेच दे रहा है। वो हो गया। उल्टा लेट के आप कोबरा पोज उसको हम कहते हैं, ठीक है। अपनी लो बॉडी नहीं उठानी, अपर बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करना, ठीक है। ये 2 बहुत अच्छे स्ट्रेचेस है। गर्दन है, गर्दन को नीचे लेके आए, पीछे लेके जाए साइड्स पे, इसकी ये स्ट्रेचेस हो गए। दूसरा एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो पेशेंट्स में मिलती है पेशेंट्स में। सोहा, अगर टाइम है तो यू कैन पुट वन क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें, हम आपने ऑफिस में काम करने वालों की बात कर ली, बच्चों के हवाले से बात कर ली, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत अहम चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको हम ड्राइविंग करते देखते हैं, चाहे वो ट्रक चलाते हैं या रेलवे पे काम करते हैं या कहीं ना कहीं हमें बसें चलाते नज़र आते हैं, और उनकी जो ड्राइविंग है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, उनको महीने लग जाते हैं ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, सफ़र करते हुए, और ख़ासकर फिर हम देखते हैं कि एक ऐसी एज आती है जब वो रिटायरमेंट की तरफ आते हैं या कहीं ना कहीं ब्रेक लेना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारी तकलीफ का उनको सामना करना पड़ता है, और ट्रक या बस की सीट्स आपको पता है कि कितनी हार्ड भी होती है। तो उनके हवाले से आपका क्या कहना है कि जिस किस्म का फ्यूचर में उनको मुस्तकबिल में जिन मर्ज अमराज का सामना होगा, तो उससे पहले वो क्या ऐसी चीज़ें अपना सकते हैं जिससे वो आगे जाके फ्यूचर में बच सके? ड्राइवर्स जो हैं वो सबसे पहले तो है, एक तो जो नेक पिलोज होते हैं हमारे पास, ट्रैवलिंग पिलोज, वो यूज़ किया करें। अगर जैसे ट्रक ड्राइवर्स अब बहुत लंबे लंबे हैं, वो नहीं यूज़ कर सकते। रुमाल होते हैं, दुपट्टे होते हैं जो लेते हैं सर पगड़ी बांधते हैं, उनका वो करके अपने गर्दन के नीचे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। दूसरा वो है कि अगर नहीं अफोर्ड किया जा सकता लंबा पिलो, तो कोई आम घर का कुशन है, सराहना, कुछ भी आप अपनी कमर के पीछे रखें, कोई ना कोई सपोर्ट रख लीजिए, कोई ना कोई सपोर्ट रख ले, क्योंकि हमारी नेचुरल शेप ही थोड़ी सी कर्व्ड होती है, ठीक है। अपने उसको सपोर्ट करना है हमने। दूसरा, लड़कों में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि वो वॉलेट अपना बैक पॉकेट में रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसकी वजह से उनका जब वो बैठते हैं तो उनका एक लेग ऊपर है, दूसरी नीचे है। हाँ, उसकी वजह से जो स्पाइन है, जैसे हम पहले बात करते हैं कि स्पाइन पहले या तो इंटीरियर कर्व में जा रही है, पोस्टीरियर में आगे पीछे हो रही है, उसमें टेढ़ी जाना शुरू हो जाए, एस शेप में जाना शुरू। और उसके बाद जो मसाइल होते हैं वो खवातीन में और मर्दों में L5 के बहुत ज़्यादा L5 S1 जो है वो हर्निएशन की तरफ
तरफ चला जाता है। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि 90% अब लोग इसका शिकार होते चले जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप थोड़ी सी अगर तवज्जो दें तो अपने पोजीशन को अगर आप ठीक कर लें वर्क सर्कल में, सोशल सर्कल में या घर बैठे, तो शायद आप इन किसी बीमारी से बच सकें। इसका सबसे बड़ा इशू ये भी है कि हम अपने आप को सेल्फ डायग्नोज कर रहे हैं। हाँ, हम इलाज भी खुद कर रहे हैं ना। हाँ, हम YouTube पे जाते हैं, हम Google पे जाते हैं, हमें लगता है हाँ भैया मुझे लगता है मुझे शाटिका ही है, और मैं जो YouTube पे हम जो एक्सरसाइजेस मिल गई मैं वो करना शुरू। मतलब शाटिका की ये सिम्टम उसको थे, इसका मतलब मुझे भी यही है। वो नहीं है, हो सकता है आपको वो चीज़ ना हो, आपके मसल स्ट्रेच हुए हो, ठीक है, आप उनको आप एक्सरसाइज करते हो, आप अपना मजीद खराब कर लेते हो, और ये बहुत बुरी चीज़ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वदा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही आपसे, लेकिन आप अपने डॉक्टर खुद मत बने या गूगल डॉक्टर पे भी रिलाई ना करें, कंसल्टेशन कर लें, बिकॉज मैं हमेशा आपसे कहती हूँ मर्ज को और कर्ज को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। तो इस कोशिश करें कि अगर थोड़ी सी चीज़ आप फील करते हैं बॉडी में कोई भी चेंजेस या कोई भी अनयूजुअल चीज़, तो उसे डायग्नोज करके फौरी इलाज मुआवजे की तरफ ज़रूर जाए। हमने एक ब्रेक लेनी है, अब देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। होपफुली कि आपने अपने दिन का बाकायदा से और ख़ुशी से आगाज़ कर लिया होगा। वो इसलिए क्योंकि आज तो इस चीज़ को हम कन्फर्म ही समझे कि आज जो है वो चांद रात है और इंशाल्लाह कल जो है वो ईद होगी। लेकिन अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत सारी मुनासबत से आज का दिन बड़ा अहम है। एक तो चांद रात है, आपको पता है कि कल का दिन माह सयाम का वो इनाम का दिन है, जो कि पूरे रमज़ान में हमने जो रोज़े रखे, हमने जो इबादत की, सारतें, नेमतें, बरकतें, रहमतें समेटने की भरपूर कोशिश की है। तो कल का दिन जो है बेसिकली ईद, वो इनाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने रोज़े रखे हैं और अपने रब को मनाने की कोशिश की है। लेकिन आज चूँकि रमज़ान का आखिरी रोज़ा भी है, जुम्मतुल मुबारक भी है, चांद रात भी है, तो जो पूरा महीना आपने करने की कोशिश की है उसको आज आपने डिसकंटिन्यू नहीं करना। यानी आज के दिन अगर इबादत की हम बात करें और इस तमाम चीज़ों में हमने एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि आज वो आखिरी दिन है। अगले साल तक हमने इस चीज़ की दुआ करनी है कि अगला साल इंशाल्लाह हमें नसीब हो, अगला रमज़ान हमें नसीब हो और अल्लाह पाक पाकिस्तान की तमाम तर मुश्किलात आसान करें, आपकी ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात आसान करें। और जिस तरह से भी मुझे लगता है कि पूरे रमज़ान में अगर अपने रब को नहीं मना सके तो चांस अभी भी है आपके पास। आज के मगरिब के रोज़े तक जो रमज़ान है वो आपके साथ है, आपके पास है, जुम्मे का दिन है, अपने रब को मनाने की भरपूर कोशिश करें और बस मना लें। और आज अगर अलविदा रमज़ान की बात करें, अलविदा जुम्मे की बात करें, तो आज के मुनासबत से हमने भी एक सेगमेंट रखा हुआ है जो कि नात खाने का सेगमेंट है, हमेशा हमारे प्रोग्राम का खासा और हिस्सा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है हामिद रज़ा साहब को, जो कि बेसिकली नात खान है और आज खूबसूरत सी आवाज़ में यहाँ समा बांधेंगे और अलविदा कहेंगे आज के रमज़ान को, आज के जुम्मे को और इस खूबसूरत से महीने को। आपको खुशामदीद कहते हैं हामिद, कैसे आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद, चूँकि हम बहुत खुश भी होते हैं रमज़ान के आने से और फिर रमज़ान के जाने से अफसरदा भी हो जाते हैं। चूँकि ईद है जो हमें एक्साइटेड करती है, लेकिन हम थोड़े से इस बात से अफसरदा भी होते हैं कि इतना खूबसूरत महीना है, फिर चला जाएगा, पूरे साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अलविदा रमज़ान को लेके आप हमें क्या सुना रहे हैं आज? जी मैं एक बहुत ही प्यारा कलाम है और मशहूर ज़माना कलाम है, उसके चंद इशार पढ़ता हूँ। ज़रूर ज़रूर। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, एक सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, एक सहारा गले लगाएगा। हमने
हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल्ब टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल्ब टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। और वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही बरते हैं जोलियां सबकी। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही बरते हैं जोलियां सबकी। आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। में बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। खानी की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि नात और कलाम, हम्द और सना, ये जब भी पढ़ी जाती है तो बाकायदा आप उस चीज़ को महसूस उसी वक्त करते हैं जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और आवाज़ इसमें बड़ा ख़ासा अहम किरदार अदा करती है कि आवाज़ में अगर वो अक़ीदत होती है, वो एहतराम होता है, तो यकीनन आप तक ज़रूर पहुँचती है और आप भी वो अक़ीदत एहतराम ज़रूर महसूस करते हैं। हामिद, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। कब से नात खानी कर रहे हैं और आपने सीखा है कहीं से? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल हो गए हैं मैं इस फील्ड में, शोबे में आया हूँ और अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़तें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे उस्ताद हैं अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे सीखता हूँ, तो इस वजह से अल्लाह पाक ने बड़ी मुझे इज़्ज़तें दी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, हम चाहते हैं कुछ मज़ीद भी आप हमें सुना दें। जी जी ज़रूर। हाँ, हुजूर में मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर
बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, मैं बेकरार था मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, और मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, और कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है, ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है, मैं बेकरार